नमस्कारः। समेषां हार्दं स्वागतं संस्कृतमनस्कः यूट्यूब् चैनल् मध्ये। एषः वर्तते ऑनलाइन ट्यूटोरियल फॉर शिक्षाशास्त्री। अद्य वयं पठामः सम्प्रेषणम् इत्यस्य अर्थः तथा प्रकाराश्च। अग्रे गच्छामः। सर्वप्रथमं यूट्यूब मध्ये चैनल वर्तते संस्कृतमनस्कः। यदा संस्कृतभाषायां टङ्कणं कृत्वा वयं तत्र परिणामः द्रष्टुं शक्यते। तत्र समेषाम् अथवा सर्वाः वीडियो अथवा चलचित्राणि तत्र वर्तन्ते, तत्र गत्वा द्रष्टुं शक्यते। संस्कृतमनस्कः साक्षात् ऑनलाइन ट्यूटोरियल वर्तते। तत्र शिक्षाशास्त्री विषयम् अधिकृत्य शिक्षणाधिगमयोः सूचना सम्प्रेषण प्रविधि इति तृतीय पत्रस्य विषयः वर्तते। अद्य विषयः अस्ति सम्प्रेषणम् अर्थात् कम्युनिकेशन। गच्छामः। सर्वप्रथमे वर्तते सम्प्रेषण। अद्य वयं हिंदी भाषायां पठामः। जैसा कि विषय है संप्रेषण, आंग्ल भाषा में इसे हम सुनते हैं और कहते हैं कम्युनिकेशन। अत्र सर्वप्रथमं द्रष्टुं शक्यते आंग्ल भाषायां अस्य शब्दः वर्तते कम्युनिकेशन। अस्य हिंदी पर्यायवाची शब्दः वर्तते संप्रेषणम अथवा संप्रेषण। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई, किस भाषा से हुई या किस शब्द से मानी जाती है, तो संप्रेषण शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, कम्युनिकेशन शब्द की, जिसका अर्थ है अर्थात कम्युनिश, इसका अर्थ है कॉमन अथवा सामान्य। अतः कहा जा सकता है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम परस्पर सामान्य अवरोध के माध्यम से आदान प्रदान करने का प्रयास करते हैं। आदान प्रदान करने का प्रयास करते हैं अर्थात अपने विचारों का। संप्रेषण का अर्थ परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना है। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा तथा विचारों का परस्पर आदान प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार से प्राप्त विचारों तथा संदेशों के समान तथा सही अर्थों में समझने का प्रेषण करने में उपयोग करते हैं। अर्थात संप्रेषण एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जहां पर संप्रेषण करने वाला व्यक्ति अपने अंदर निहित ज्ञान को सामने वाले व्यक्ति के लिए उसको प्रस्तुत करता है, और प्रस्तुत करने के लिए वह अपने विचारों का प्रयोग करता है, अपने हाव और भावों का प्रयोग करता है, अपनी मुख मुद्रा का प्रयोग करता है। इस प्रकार से वह अपने विचारों को दूसरे के पास पहुंचाता है, और इस प्रकार से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की इस प्रक्रिया को ही हम संप्रेषण कहते हैं। अग्रे गच्छामः।
संप्रेषण की परिभाषाएं, कुछ इसकी परिभाषाएं हैं। विद्वानों ने संप्रेषण के विषय में कुछ विषय वस्तु को स्पष्ट करते हुए कहा है, उनको एक बार देख लेते हैं। एंडरसन महोदय वर्तते, एंडरसन महोदय ने क्या कहा है संप्रेषण के विषय में, उसको सुन लेते हैं। संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, अर्थात संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो गतिशील रहती है, जिसमें व्यक्ति चेतनता से और अचेतनता के द्वारा अपने विचारों को संज्ञानात्मक ढांचे में ढालकर संकेत आदि के द्वारा और उपकरणों आदि का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि संप्रेषण एक प्रकार की गतिशील प्रक्रिया है, जैसा कि एंडरसन महोदय ने बताया है। एक अन्य महोदय वर्तते लिंगस, लिंगस क्या कहते हैं, लिंगस कहते हैं कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं तथा प्रभावों आदि का इस प्रकार परस्पर विनिमय करते हैं कि सभी लोग संदेशों को समझ जाते हैं। संप्रेषण में संदेश देने वाले तथा ग्रहण करने वाले के मध्य संदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है। अर्थात यहाँ पर लिंगस यही समझाना चाहते हैं कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक जो लोग होते हैं, जो आमने सामने होते हैं, वह अपने विचारों को प्रकट करने के लिए तथ्यों का प्रयोग करते हैं, अपनी भावनाओं का प्रयोग करते हैं, और इन तथ्यों और भावनाओं का प्रयोग करते हुए वह एक परस्पर एक संबंध स्थापित करते हैं विचारों का, और जिसको वो संदेश देना चाहते हैं या जिसको वह ज्ञान पहुंचाना चाहते हैं, उनके मध्य में जो ज्ञान के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया चलती है, उसके मध्य में वो समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया को संप्रेषण कहते हैं। इतना ही लिंगस यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण कैसे कैसे हम कर सकते हैं, तो सामान्य रूप से यदि हम देखेंगे तो संप्रेषण हम मुख्य दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो है शाब्दिक संप्रेषण और द्वितीय है अशाब्दिक संप्रेषण। तो शाब्दिक जो संप्रेषण है, शाब्दिक संप्रेषण में भी दो प्रकार से इसको हम बांट सकते हैं। तो शाब्दिक संप्रेषण के जो दो भाग हैं वो है मौखिक शाब्दिक संप्रेषण और लिखित शाब्दिक संप्रेषण। अब उसके बाद जो अशाब्दिक संप्रेषण है, जिसको नॉन वेरिएबल कहते हैं, उसमें क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं कि शाब्दिक संप्रेषण में मौखिक और लिखित का क्या स्वरूप रहता है। तो शाब्दिक संप्रेषण से हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि यहाँ पर हम कुछ विचारों को मुख से बोलते हैं, तो यहाँ पर शब्दों का उच्चारण करते हैं और उन शब्दों को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, चाहे स्पीकर का प्रयोग करेंगे या अपनी ध्वनि का प्रयोग करेंगे या कुछ यंत्रों के प्रयोग के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, स्पीकर के माध्यम से, साक्षात अपने कंठ ध्वनि का प्रयोग करते हुए जो सामने व्यक्ति होगा उसके लिए हम शाब्दिक माध्यम से अपने विचारों को पहुंचाते हैं। फिर दूसरा है लिखित, हम उन्हीं शाब्दिक विचारों को या उन विचारों को लिखते हैं और दूसरे तक पहुंचाते हैं। इसका प्रयोग आजकल के समय में हम फेसबुक, व्हाट्सएप या संदेश इन आदि के माध्यम से हम भरपूर रूप में देखते हैं। पहले के समय में चिट्ठियों का प्रयोग होता था, अब चिट्ठियों की जगह व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर या इन इस प्रकार के माध्यमों ने स्थान ले लिया है। अब आता है अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण क्या है? इसके अंतर्गत व्यक्ति संकेत करता है, शारीरिक हाव भावों का प्रयोग करता है, सामग्री तथा संसाधनों के द्वारा संकेत करता है। जैसा कि हमें कक्षा में किसी को उठाना हो तो हम अपने हाथों का प्रयोग करते हैं, और जब हमें किसी विचार की स्वीकृति देनी हो तो हम अपनी गर्दन हिलाते हैं हाँ के रूप में। इस प्रकार के वह जो संप्रेषण कर रहा होता है वह अशाब्दिक रूप से भी संप्रेषण करता है। तो इस प्रकार से संप्रेषण के यहाँ मूल रूप से दो
भेदों को समझना है, शाब्दिक और अशाब्दिक। अब आगे बढ़ते हैं। अब संप्रेषण के कुछ मुख्य तत्व हैं। संप्रेषण के जो मुख्य तत्व हैं वो क्या क्या हैं, अर्थात संप्रेषण किन किन पंक्तियों में से होता हुआ या किन किन मार्गों से होता हुआ चलता है, तब जाकर वह संप्रेषण के रूप में हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना है कि संप्रेषण में क्या होता है, उसकी प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है। तो उसमें सबसे पहले हम एक संदेश कहते हैं, या अपने पास एक संदेश होता है, विचार होता है। संप्रेषण करने से पहले, संचार स्थापित करने से पहले हमें बताने के लिए अपने पास कुछ होना चाहिए। तो विचार होगा, तो ज्ञान होगा, हम इस प्रकार से उनका प्रयोग करते हैं। तो हमें यहां पर समझना है कि सबसे पहले अपने पास होगा मैसेज, अर्थात संदेश। उसके बाद उस संदेश को भेजने का जो तरीका होता है, उसको भेजना होता है, तो होता है प्रेषक। कोई ना कोई होगा, व्यक्ति होगा, तो उसको हम आंग्ल भाषा में सेंडर कहते हैं। तदोपरांत संकेत भाव, हमने वह संदेश भेजना है, तो जो भेजने वाला है, जो सेंडर है, वह किस प्रकार से या किस माध्यम से जो है उसको भेजता है, उसका संकेत भाव क्या है, मौखिक है, शाब्दिक है, अशाब्दिक है, लिखित है, इस प्रकार से। उसके बाद अग्रिम जो क्रम आता है वो है माध्यम, चैनल। हम किस चैनल का प्रयोग कर रहे हैं, मुख का प्रयोग कर रहे हैं, कंठ ध्वनि का प्रयोग कर रहे हैं, या किस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं, मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, मैसेज का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से हम इस प्रकार का चैनल अपना रहे हैं, क्या माध्यम है हमारा उस संप्रेषण को करने के लिए। उसके बाद संप्रेषण केवल और केवल कह दिया, अपने विचार रख दिए, ज्ञान बता दिया सामने वाले के लिए और संप्रेषण हो गया, इतना नहीं। उसके बाद भी अगला जो चरण होता है उसको यहां हम जोड़ते हुए समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर अगला मैसेज, अगला जो पॉइंट है वो आता है प्राप्तकर्ता, रिसीवर। जब संदेश दिया, संदेश देने वाला कोई सेंडर है, उसने उसको कैसे एनकोडिंग करना है, भेजने के लिए क्या तरीका अपनाना है, चैनल क्या है उसका, माध्यम क्या है। उसके बाद जब संदेश गया, तो संदेश जाने के बाद वह संदेश किसी के पास पहुंचा। जब वो संदेश किसी के पास पहुंचा तो उसे हम कहेंगे रिसीवर, प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता के बाद जो जिसको वो संदेश प्राप्त हुआ, उसके बाद क्या होता है, तो उसमें यहां हमारे पास जो पॉइंट है वह निहित भावों को समझना, डी कोडिंग। जिसको वो मैसेज प्राप्त हुआ, क्या उसने उस संदेश को, उस ज्ञान को, उस विचार को समझा, डी कोड किया। जब उसने उसको बात को समझ लिया, जो आचार्य कह रहे थे या जिसने वो विचार रखना था वो कहा। जैसे उदाहरण के लिए कहा गया कि कल विद्यालय में सब उपस्थित रहेंगे। अब यह एक विचार है, यह संदेश है, ये भेज दिया। हो सकता है प्राप्तकर्ता के पास यह संदेश नहीं पहुंचा, उसको ये डीकोड नहीं हुआ। जब डीकोड नहीं हुआ तो वो संप्रेषण की प्रक्रिया बाधित हो गई, जिसको हम आगे देखेंगे। तो हमें उस मैसेज को, प्राप्तकर्ता को, जब वो मैसेज वो पहुंचता है, तो प्राप्तकर्ता के बाद जब वो प्राप्तकर्ता उसको समझता है, उसे कहते हैं डीकोड करना। जब उसको डीकोड कर लेता है तो फिर वो क्रियान्वयन करता है। उसके बाद जो ज्ञान उसको प्राप्त हो गया, उसको उसने डीकोड कर लिया, उसको उसने समझ लिया। संप्रेषण की चुनौतियां हम यहां पर पहुंच चुके हैं, तो इसको क्रमशः देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले संप्रेषण में जो चुनौतियां आती हैं, उनमें सबसे पहले चुनौती आती किसको है, सबसे पहली समस्या कहां प्रारंभ होती है। तो सबसे पहली समस्या और चुनौतियां जो आती हैं, चैलेंजेस जो आते हैं, वो प्रेषक के स्तर पर आते हैं। प्रेषक कौन होता है, जो संदेश को भेज रहा होता है, अर्थात विचार को उपस्थापित करने वाला, उसे कहते हैं प्रेषक। तो प्रेषकस्य स्तरे सर्वप्रथमे समस्या भवति, चैलेंज भवति। तदनन्तरम उसकी समस्या समझ में आ गई, उसके बाद और कहाँ चुनौती आ सकती है, समस्या आ सकती है विचार को लेके, कि विचार जो दिया गया वो समझ में आया है कि नहीं आया है।
तो प्राप्तकर्ता के स्तर पर जो प्राप्त करता है इसका क्या विश्वास करेंगे कि जो प्राप्त करता है उसको 100% जो हमने बात बताई उसका बोध हो गया, तो वहां पर कुछ ना कुछ एरर हो सकते हैं, समस्या आ सकती है। इसलिए जो संप्रेषण में जो चुनौतियां आती हैं वह प्रेषक के साथ साथ प्राप्तकर्ता को भी आ सकती है। अग्रे प्रसारण स्तर पर हमने जो विचार रखा उस विचार को रखते समय हमने किस प्रकार से रखा, माध्यम क्या था, चैनल क्या था, हमारा प्रसारण करने का माध्यम क्या है। जैसे एक अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, किसी विषय या किसी विचार को उपस्थापित कर रहा है, तो वह बहुत निम्न कंठ ध्वनि का प्रयोग कर रहा है, बहुत धीरे बोल रहा है, तो पीछे बैठे हुए छात्रों को ध्वनि नहीं सुनाई देगी, तो स्वाभाविक है प्रेषक का जो प्रसारण का स्तर है वहां पर समस्या हुई, तो प्राप्तकर्ता को भी समस्या हुई, तो इसलिए प्रसारण के स्तर पर भी समस्या होती है। आगे इनको हम एक एक करके इनके विषय में चर्चा करेंगे। भाषा के स्तर पर भी समस्या रहती है, अर्थात संप्रेषण की चुनौती में एक भाषा भी रहती है। अग्रे दृष्टिकोण के स्तर पर, जैसे कि गुरुजी ने कहा कि कल विद्यालय में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, वार्षिक उत्सव है, तो कल किसी ने नहीं आना है, तो गुरुजी ने तो व्यंग्य में कहा, छात्रों का स्तर व्यंग्य समझने का नहीं हुआ तो उनका दृष्टिकोण बदल गया वहां पर, तो वो कहेंगे गुरुजी ने मना किया आने के लिए। अथवा किसी छात्र को अध्यापक ने किसी गलती के लिए डांट दिया, तो वहां पर प्राप्तकर्ता का दृष्टिकोण क्या है। अब ये तो प्राप्तकर्ता का दृष्टिकोण हो गया, विचार को बताने वाले का दृष्टिकोण भी, तो दोनों का दृष्टिकोण यहां पर प्रमुख है, तो दृष्टिकोण भी एक समस्या का कारण रहता है संप्रेषण में। स्थिति के स्तर पर हम किस स्थिति में हैं, स्थिति के माध्यम से भी अथवा स्थिति भी संप्रेषण की एक चुनौती बनती है। और एक और है उसमें व्यक्तिगत स्तर पर, हम व्यक्तिगत स्तर पर कई ऐसी बातों को देखते हैं जहां पर कई बार संप्रेषण की आदान प्रदान की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती। और एक और है अन्य अवरोध, इसके साथ कुछ और भी अवरोध होते हैं, चुनौतियां होती हैं जिनके कारण संप्रेषण जो है वो ठीक से नहीं हो पाता। आगे बढ़ते हैं, उनकी एक एक विषय की चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले आया प्रेषक के स्तर पर, कैसे एक प्रेषक जो होता है, विचार उपस्थापित करने वाला होता है, वो अध्यापक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जैसा कि हम शिक्षा के संबंध में इस विषय की चर्चा कर रहे हैं, तो अध्यापक ही होगा। तो संप्रेषण का प्रथम स्तर होता है प्रेषक का स्तर। तो प्रेषक का स्तर क्या है, उसका ज्ञान कितना है, उसका विचार विनिमय कितना है, तो इस प्रकार से हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो इसमें आता है संदेश की रचना एवं विचार के गठन में। जैसे कि हमें अधिक अध्यापक को मध्यम स्तर के छात्रों को पढ़ाना है अथवा मिडिल स्तर में पढ़ाना है, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ाना है, तो वहां पर वह अपने संदेश या विचार या ज्ञान की जो रचना करेगा वो स्तरानुकूल करेगा। यदि स्तरानुकूल वहां पर शब्दों का चयन नहीं किया, विचारों को रखने के लिए वहां ठीक से उसका गठन नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, वहां पर प्रेषक के स्तर पर जो है वो संप्रेषण में अवरोध आ जाएगा, समस्या आ जाएगी, चुनौती आ जाएगी। तो इसलिए संदेश की रचना सरल भाषा में करना, कठिन भाषा में करना अथवा किस भाषा में करना, यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहता है प्रेषक का, क्योंकि उसको तय करना है कि सामने विचार को सुनने वालों का स्तर क्या है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, संदेश के अर्थ को संकेत प्रदान करने में। अब जब हम विचार विनिमय कर रहे होते हैं, ज्ञान किसी को दे रहे होते हैं, विचार कर रहे होते हैं, किसी के साथ चर्चा कर रहे होते हैं, तो वहां पर संकेत, गलत संकेत प्रयोग कर दिया तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो इसलिए संकेतों का प्रयोग भी ठीक से करना। आगे बढ़ते हैं, प्राप्तकर्ता के स्तर पर। अब प्राप्तकर्ता अर्थात जिसको संदेश प्राप्त हो रहा है तो विद्यार्थी है, यदि एक अध्यापक की दृष्टि से सोचें तो
तो वहां पर क्या होता है कि संचार प्रक्रिया में दूसरा महत्वपूर्ण जो स्तर है वो प्राप्तकर्ता का है। प्राप्तकर्ता के स्तर पर क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, उनको सुन लेते हैं। संदेश की प्राप्ति, जिस रूप में संदेश अध्यापक ने दिया उस रूप में क्या संदेश विद्यार्थियों ने अथवा छात्रों ने प्राप्त किया कि नहीं, ये एक बड़ी चुनौती है। यदि उसमें वहां पर कुछ भेद हो गया, गुरुजी ने कुछ कहा, अध्यापक छात्रों ने कुछ और समझा, तो वहां पर फिर अवरोध हो गया। तो इस प्रकार से इसको हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संदेश संकेत को समझने योग्य भाषा में परिवर्तन करने पर, एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक अध्यापक यदि अपने मूल जन्म भूमि से दूसरे स्थान पे जाता है तो वहां पर उसको भाषा संबंधी समस्या आती है। तो इसलिए उचित शब्दों का चयन करते हुए, जिस भाषा में वो समझ सकते हैं उस भाषा का प्रयोग करते हुए संदेश को प्रेषित करना, इस प्रकार से हम इसको समझ सकेंगे तो प्राप्तकर्ता के स्तर पर अवरोध है वो नहीं आएगा। अब प्रसारण स्तर पर, संदेश जहां संप्रेषित किया जा रहा है वहां से संप्रेषण कैसे हो रहा है, अर्थात एक 100 की या 200 की कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहा है तो वहां उसको कितने जोर से चिल्लाना पड़ेगा, और 1 घंटा पढ़ाना है तो उसका गले में समस्या आ सकती है। इसलिए स्पीकर का प्रयोग कर रहा है क्या, माइक का प्रयोग कर रहा है क्या, ये सारे विषय हैं, इनका चिंतन करते हुए प्रसारण का जो स्तर है वो ठीक से उसका चयन करना, और यदि उसका चयन ठीक से नहीं किया तो प्रसारण के स्तर पर ही अवरोध हो जाएगा, और अवरोध हो गया तो हमारे संप्रेषण में बाधा आ गई तो संप्रेषण हमारा नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो भाषा के स्तर पर कैसे हो सकता है, भाषा स्तर पर चुनौतियां शब्दों का चयन, अपर्याप्त शब्द का ज्ञान, अविवेकपूर्ण व्याख्यान, उच्चारण, अंधाधुंध पुनरावृत्तियां, दुर्बल शब्दों का प्रयोग, अर्थहीन वाक्यांशों का चयन, ये जो हमने सारी बातें अभी पढ़ी, इन सब बातों का जब पुनरावृत्ति अध्यापक या व्यक्ति करता है बार बार, तो उसके भाषण में, उसके विचार में सुनने के प्रति आकर्षण नहीं रहता। तो सबसे पहली बात है कि वो सही भाषा का प्रयोग करे और सही शब्दों का चयन करे, और शब्दों का चयन भी ऐसा हो कि ऐसा ना लगे कि वह अपर्याप्त शब्द है, इसकी जगह कुछ और भी हो सकता था, तो वो सही शब्दों का चयन करे, और जो भी विषय उपस्थापित कर रहा है, जिस भी संदर्भ में है, उसके प्रति उसकी सज्जा ठीक से हो, तैयारी ठीक से हो, अर्थात वह विवेकपूर्ण व्याख्यान करे, तब जाकर भाषा के स्तर पर जो है वह अवरोधन नहीं होगा। और उच्चारण एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उच्चारण में यदि अशुद्धि हुई तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इन विषयों का भी प्रेषक जो है वो ध्यान रखे। और अंधाधुंध पुनरावृत्ति, कई बार व्याख्या देने वाले एक ही शब्द को बार बार दोहराते हैं, हर 2 मिनट में वही शब्द प्रयोग करते हैं, हर 2 मिनट में वही शब्द प्रयोग करते हैं, तो अपने उन शब्दों की पुनरावृत्ति से बचना होता है। और कई बार ऐसे दुर्बल शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उस सभा में, उस स्थिति पर नहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, तो उन शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो फिर भाषा के स्तर पर जो है वो संप्रेषण में बाधा आ जाती है। और कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका अर्थ ही नहीं होता, तो अर्थहीन शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना। तो यदि हम इन सब बातों का ध्यान रखें तो भाषा के स्तर पर जो समस्या आती है प्रेषक को, वह नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। दृष्टिकोण के स्तर पर लोगों का दृष्टिकोण कैसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। लोगों का दृष्टिकोण कैसा है, ध्यान नहीं देना, अपरिपक्व मूल्यांकन, अनावश्यक मिश्रण और संप्रेषण पर अविश्वास। अर्थात अध्यापक बता रहा है, सामने वालों को लग रहा है छात्रों की हमें तो पहले से आता है, तो वहां पर क्या हो गया, अविश्वास की भावना पैदा हो गई। जब ऐसा होगा तो कोई कितना ही अच्छा कह लेगा, उनको वो बोध नहीं होगा। और साथ में ध्यान नहीं देना, जब इतना पता है कि मुझे पहले आता है, मैं जानता हूं, मैं बुद्धिमान हूं, तो वह ध्यान नहीं देगा उन विषयों के प्रति। और दूसरा क्या है कि अपरिपक्व मूल्यांकन, मैं सब कुछ जानता हूं, इसलिए मुझे पता है कि यह जो सामने खड़ा व्यक्ति कुछ कह रहा है, इसको नहीं पता कि मैं कौन हूं, मैं तो विद्वान हूं, मैं तो इन विषयों को, सब विषयों को जानता हूं, मैं यहां से पढ़ के आया हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, ये तो मुझे जानता ही नहीं है। जब इस प्रकार से
अपरिपक्व मूल्यांकन वो रखेगा, तब दृष्टिकोण के माध्यम से संप्रेषण में बाधा आ जाती है। और अनावश्यक मिश्रण, और अनावश्यक मिश्रण कहेंगे कि बगैर मतलब की कई बातें बीच बीच में करना और संप्रेषण में बाधा तैयार करना। तो दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण एक दायरा तैयार करता है कि कैसे हम सामने वाले के प्रति उत्तम दृष्टिकोण रखकर उस बात को सुने, और कहने वाला भी सामने वालों के प्रति उत्तम दृष्टिकोण रखकर अपने विषय को उपस्थापित करे। जब इस प्रकार से वो करेगा तो दृष्टिकोण के स्तर पर जो बाधाएं आती हैं वो नहीं होंगी। दृष्टिकोण को आंग्ल भाषा में थोड़ा समझने का प्रयास करें शब्द टर्मोलॉजी के हिसाब से, तो हम कहते हैं कि भाई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो शब्द है, ये कुल मिलाकर यदि हम समझें तो ये दृष्टिकोण के माध्यम से ही ये समस्या आती है। दृष्टिकोण यदि सकारात्मक रखेंगे तो इस प्रकार की समस्या जो है वो आपस में नहीं होती, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य में। आगे बढ़ते हैं इसको स्थिति के स्तर पर। अब ऐसी स्थिति पे हैं हम किसी का चर्चा, कोई बहुत गंभीर चर्चा कर रहे हैं, तो वहां पर बहुत सारा शोर हो रहा है, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, स्पीकर चल रहे हैं, डीजे बज रहा है, तो हम अपने विषय को ठीक से नहीं रख पाएंगे। जब विषय ठीक से नहीं रख सके तो सामने वाला भी नहीं सुन पाएगा, तो वहां पर शोर के माध्यम से समस्या आ जाती है। तो आप कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समय और दूरी, ये दोनों माध्यम भी तय करते हैं आपकी स्थिति को। और साथ में संगठनात्मक नीतियां, नियम एवं नियमावली और संप्रेषण की मानसिक स्थिति, ये आप मानसिक रूप से भी ठीक नहीं है तो आपकी जो संप्रेषण जो विचार है आपका, वह ठीक से आप उपस्थापित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपकी स्थिति सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है उस समय कि आप कहाँ हैं, आप कैसे हैं, आप कितनी दूरी पर है, और आपको वहां पर क्या प्रयोग करना है अपने विचार को उपस्थापित करने के लिए, क्या वो स्थान सही है कि नहीं, ये सारी चीजें। इसलिए संप्रेषण करते समय, विचार विनिमय करते समय इन सारी बातों का हम ध्यान करते हैं। आगे बढ़ते हैं व्यक्तिगत स्तर पर कैसे। संप्रेषण में व्यक्तिगत स्तर पर बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, जैसे कि समय का अभाव। हम बहुत जल्दी जल्दी कुछ विषय बता रहे हैं, सामने वाले को समझ में ही नहीं आया, उसको बोध ही नहीं हुआ, हमने तो अपनी बात बोल दी, परंतु आपने बात बोली, सामने वाले को समझ में आई कि नहीं आई, इसकी प्रतिपुष्टि होना आवश्यक है। उसकी प्रतिपुष्टि हुई नहीं, तो समय के अभाव में कई बार हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी विषय बताते हैं और भाग जाते हैं या चले जाते हैं, जैसा कि टेलीफोन में, या कई बार बड़े लोग ऐसा कई बार करते हैं। आगे बढ़ते हैं संप्रेषण से बचाव। हम कई बार कम्युनिकेट करने से बचते हैं, बस बोला, बात खत्म हुई, चले गए। आप बात बताइए, उसको स्पष्ट करिए, उसके प्रति पुनर्बलन प्राप्त करिए, प्रतिपुष्टि प्राप्त करिए कि जो मैंने बात कही वो समझ में आई कि नहीं आई, जो मैंने कहा आपको पता चला कि नहीं चला। ये संप्रेषण जब हम इस तरह से करेंगे तो हमारे जो व्यक्तिगत स्तर पर जो समस्या आती है, चुनौतियां आती हैं, वो नहीं आएंगी। एक और है उसमें उचित माध्यमों का उपयोग। कई बार हम संप्रेषण करने के लिए उचित माध्यमों का प्रयोग नहीं करते, तो उचित माध्यम का प्रयोग करना अति आवश्यक है। और संप्रेषण में रुचि, कई बार हम विषय बता रहे हैं, सामने वाला सुनने में इच्छा ही नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, तब संप्रेषण ठीक से नहीं हो पाएगा। अतः इन बिंदुओं का हम ध्यान रखेंगे तो व्यक्तिगत स्तर पर जो है वो हमें संप्रेषण की जो चुनौतियां हैं, जो अवरोध है, उनका पता चलता है। अब हम चलते हैं अन्य चुनौतियों की तरफ। वो अन्य चुनौतियां क्या क्या हो सकती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें संप्रेषण माध्यमों का चयन। संप्रेषण करते समय, विचार प्रदान करते समय, विचार विनिमय करते समय आपने जो माध्यम अपनाया है वह बहुत प्रमुख है। इसलिए संप्रेषण करते समय माध्यमों का चयन सही करना, विषय वस्तु के अनुरूप है, सभा के अनुरूप है, जो सामने प्राप्त करता है क्या उनके अनुरूप है, इस प्रकार से सब बिंदुओं पर चिंतन करते हुए संप्रेषण माध्यमों का चयन करना। साथ में संप्रेषण के लिए समय का दबाव।
संप्रेषण जब आप कर रहे हैं, विचार आप जब प्रदान कर रहे हैं, विचार विनिमय कर रहे हैं, तो समय आपके पास इसके लिए प्राप्त होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कम समय में आप उस विषय को उपस्थापित करना चाह रहे हैं तो उसमें फिर वो मुख्य विषय कई बार छूट जाते हैं। जो आप अपने संप्रेषण के माध्यम से मूल बात बताना चाहते थे वह छूट गई। इसलिए समय का दबाव ना रखें। यदि समय का दबाव रहेगा तो आपके संप्रेषण में बाधा आएगी, अवरोध आएगा। आगे फिर देख लेते हैं इसमें अंतरराष्ट्रीय संप्रेषण में सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की विभिन्नताएं। ये तो स्वाभाविक है, आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे जाएंगे तो वहां पर उस समाज की क्या संस्कृति है, पृष्ठभूमि क्या है, यदि उसका ज्ञान आपको नहीं है तो आप संप्रेषण ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वहां के समाज, वहां की संस्कृति या पृष्ठभूमि जिसको आप ज्ञान दे रहे हैं या देना चाहते हैं, विचार करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो उस चीज का आपको ज्ञान होना अति आवश्यक है। अतः अंतरराष्ट्रीय संप्रेषण में सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जो विभिन्नताएं हैं उस स्तर पर भी हमें संप्रेषण के दौरान जो है वो चुनौतियां या अवरोध देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से हम अनेक और भी जो संप्रेषण के दौरान जो चुनौतियां आती हैं उनको समझ सकते हैं और उनका निराकरण करने का प्रयास कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं निष्कर्ष की तरफ। अब इसका निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष रूप में हमें ध्यान आता है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। आपकी बातचीत के दौरान आपके शब्दों का चयन, आपके हाव भाव, आपकी मुद्रा, आपकी स्थिति, आपका समय, आपका विचार, ये अनेकानेक जो बातें हमने देखी, ये सब व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। तो हम देखते हैं कि संप्रेषण में विभिन्न स्तरों पर भिन्न जो चुनौतियां वो आती हैं। अगर संप्रेषण सही नहीं होगा तो श्रोता तब बातों को सही से नहीं समझ पाएगा, आपकी बातों का अर्थ नहीं निकाल पाएगा, जिससे जो है उनके अधिगम में, उनको विषय को समझने में जो है वो समस्या आएगी और आपकी सूचनाएं जो है वो प्रभावित होंगी। अनुवाद में भी सही संप्रेषण आवश्यक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संप्रेषण का हर जगह पर महत्व है, मगर संप्रेषण सही और स्पष्ट होना चाहिए, तभी संप्रेषण प्रभावी होता है। तो मुझे लगता है कि हमने लगभग संप्रेषण के अर्थ, प्रकार और उसकी कुछ सामान्य जो चुनौतियां हम समझते हैं उनको हम आज हमने देखने का प्रयास किया। तो मैं समझता हूं कि इतना ही पर्याप्त है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्यवादः।